सो दोस्तों हम आज के लेक्चर में समझेंगे कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि आप किसी कंडक्टर को और इंसुलेटर को सब्जेक्ट करते हैं तो किस तरह से आपके कंडक्टर और इंसुलेटर बिहेव करते हैं। ये टॉपिक सुनने में काफ़ी छोटा लग रहा हो कि इंसुलेटर कैसे बिहेव करेगा और कंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, बट इस टॉपिक के थ्रू आप कई सारी ऐसी प्रॉपर्टीज जानेंगे जो कि कॉन्सेप्ट बनेंगी और जिन कॉन्सेप्ट पे आपसे बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि जो कि मैंने दूसरे पॉइंट में बता रखा है कि हम यहाँ पे ये भी जानेंगे कि व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, व्हाट इज पोलराइजेशन। बेसिकली ये वर्ड्स काफी छोटे छोटे हैं जो सुनने में काफी कंफ्यूजिंग लगते हैं, और अगर इनका मतलब ना पता हो तो जो आपका एक सिंपल क्वेश्चन होता है उसको टिपिकल बनाने में या डिफिकल्ट बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। अनटिल एंड अनलेस आपको इसके पीछे की पूरी वर्किंग या पूरा कॉन्सेप्ट ना पता हो तो आपके लिए इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जहां पर आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ले आते हो, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ले आते हो, पोलराइजेशन ले आते हो, या कोई भी ऐसा एक कॉन्सेप्ट ले आते हैं जिससे ये आपके क्वेश्चन टफ हो जाते हैं। सो ये जानने के लिए बने रहिए आप मेरे साथ। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि किस तरह से एक कंडक्टर बिहेव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। हेडिंग डाल लेते हैं, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला जो पॉइंट आपने पढ़ा है, गॉस थ्योरम में भी मैंने आपको समझाया था कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज जीरो। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। चलो लिखने को तो लिख लिया, आप इसको समझते भी हैं कि ऐसा क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप किसी भी कंडक्टर को रखते हो तो कंडक्टर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो जीरो हो जाती है। हम लोग मान लेते हैं कि हमारे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है ई, ठीक है। आपने किसी ऐसे कंडक्टर को रखा है, यहाँ पे एक ब्लॉक को रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस साइड से इस साइड जा रही है, दैट मीन्स यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज रहा होगा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आई गेस आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप मेरी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाली वीडियो देख लीजिएगा, वहां पर मैंने बता रखा है प्रॉपर्ली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो उसमें से एक प्रॉपर्टी ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, ठीक है। अब आप ये समझिए अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो क्या होगा, ये सिंस आपका कंडक्टर है, अब कंडक्टर में लूज इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है। उस पर इलेक्ट्रॉन्स की, वेले इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं होती है। तो अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा है तो यहाँ पर आपके यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। और जिस तरह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखा है उस तरह से यहाँ पर आपके पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। और सवाल उठता है कि ये कब तक इंड्यूस होते रहेंगे, ठीक है। जवाब इसका ये है, ये तब तक इंड्यूस होंगे जब तक इनके द्वारा बनाई हुई इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल इक्वल या अपोजिट नहीं हो जाती, ठीक है। लेट अस अज्यूम कि आपकी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया ही था आपको। अब आपको मैंने बताया था कि पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है। अब देखो इस पॉजिटिव ने यहाँ नेगेटिव लेके आया और ये नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव लेके आया, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये पॉजिटिव से नेगेटिव इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। अब आप सोचो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी राइट से लेफ्ट की तरफ आ रही है, और मैंने ये बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड तब तक खुद को एडजस्ट करेगी या चार्जेस यहाँ पर तब तक इंड्यूस होंगे, क्योंकि चार्जेस तो हमारे पास बहुत सारे हैं, तो खुद को तब तक यहाँ पर नेगेटिव आता रहेगा और तब तक यहाँ पर पॉजिटिव आता रहेगा जब ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बिल्कुल इक्वल और अपोजिट हो जाएगी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की। और जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, आप यहाँ डेफिनेशन में आगे नेट लगा सकते हो, जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि बाहर से भी लग रहा है अंदर से भी लग रहा है, लेकिन जो रिजल्टेंट आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी जीरो। दैट मीन्स यहाँ पर आपका जो ई नेट है दैट इज जीरो। तो ये पॉइंट हमें हमेशा याद रखना है कंडक्टर के बारे में। ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में आ सकता है कि जो आप किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो ना, तो उस कंडक्टर के सरफेस पे तो चार्ज आ जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, सरफेस के अंदर नहीं होता है। दैट मींस कंडक्टर की बॉडी के अंदर चार्ज नहीं होता है, जो कि आपने गॉस थ्योरम में भी पढ़ा था, ठीक है।
नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस दैट वी हैव कंसीडर्ड वाज जीरो। अगर आपको इसको सुन के भी थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है तो आप मेरी गॉस थ्योरम वाली वीडियो देख लीजिएगा, वहां पर मैंने प्रॉपर्ली इस चीज को समझा रखा है। खैर, तो यहाँ पर आपका निकल के क्या आता है, आपका यहाँ पे निकल के ये आता है कि आपका जो चार्ज है वो सरफेस पे रहेगा और वो खुद को इस तरह से अरेंज करेगा कि जो उसकी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, आपके कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी वो बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी जीरो होगी। ये पॉइंट अपने दिमाग में रखना। दूसरी जो प्रॉपर्टी है जो आपको कंडक्टर्स के बारे में समझनी है वो ये है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, जहां पे ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज इन एनी क्वांटिटी विद द डिस्टेंस। कोई क्वांटिटी डिस्टेंस के हिसाब से कैसे चेंज होती है, दैट इज टर्म्ड एज ग्रेडियंट। ठीक है, dv by dr दैट मींस चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन डिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, माइनस यहाँ पर ये बताता है आपको कि जिस डायरेक्शन में आपका ग्रेडियंट डिक्रीज होता है या पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होता है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। दोबारा बोलता हूँ, जिस डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल डिक्रीज करता है उसी डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोसीड करती है, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि किसी भी कंडक्टर के, अगर ये आपका कंडक्टर है, ठीक है, ये आपका कंडक्टर है, मैंने आपको बोला कि इस कंडक्टर के सरफेस पे कुछ चार्ज हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से इस पर कुछ पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक है, तो इसके सरफेस पे अगर हम पोटेंशियल मान लें Vs, ठीक है, Vs बोले तो पोटेंशियल एट सरफेस, और हम अंदर किसी पॉइंट का पोटेंशियल ले लें, ठीक है, Vi मान लेता हूं मैं, V इनसाइड, ठीक है, मैं कुछ भी ले रहा हूं अपने हिसाब से, तो उसको याद रखना, दिस इज द पोटेंशियल एट सरफेस, दिस इज द इनसाइड पोटेंशियल। अब मैंने बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ना, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब क्या है, यहाँ पर ई को मैं जीरो रख दूंगा, दैट मींस इट dv by dr इक्वल टू जीरो, दैट मींस आपका dv इज इक्वल टू जीरो, दैट मींस इसका मतलब क्या है, ये बता रहा है दैट देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल। नो चेंज इन पोटेंशियल का मतलब क्या हो जाएगा कि पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं है, दैट मींस जो पोटेंशियल यहाँ पे था वही पोटेंशियल यहाँ पे है। अगर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंट होता है ना, अगर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंट होता, मान लो यहाँ पे ज्यादा होता है कम होता, तो उसी के हिसाब से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट होने के लिए क्या चाहिए, डिस्टेंस के हिसाब से चेंज होता हुआ पोटेंशियल चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपका डिस्टेंस के हिसाब से पोटेंशियल चेंज होता तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आती, बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, दैट मींस डिस्टेंस के हिसाब से पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, तो जो पोटेंशियल आपका सरफेस पे है वो अंदर के हर पॉइंट पे होगा, जिसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी। आई होप ये चीज भी आपको ढंग से समझ में आ गई होगी। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दैट potential on the surface of conductor is equal to potential inside the conductor। ओके, तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो एज सच कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है, बट सिंस इट इज मेंशन्ड आई एम टेलिंग यू दैट प्रॉपर्टी, कि अगर ये आपका कोई कंडक्टर है ना, तो कंडक्टर के सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम कंडक्टर पे चार्ज मान दे रहे हैं और चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है इट कम्स आउट रेडियली आउटवर्ड्स, है ना, और हर एक पॉइंट पे इट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस फ्रॉम विच इट इज कमिंग आउट। ठीक है, तो अगर ये आपका कंडक्टर है और इस पे आपका ये चार्ज फैला हुआ है ना, ये एक चार्ज कंडक्टर है, तो आप क्या मानोगे कि इसके हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी ना, दैट विल बी एट 90 डिग्री टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, सरफेस ऑफ द कंडक्टर या आप बोल सकते हैं टेंजेंट टू द कंडक्टर। जिस पॉइंट पर भी आपको एंगल निकालना है तो उस पॉइंट से जाने वाली टेंजेंट और उस पॉइंट से जाने वाली परपेंडिकुलर के बीच का एंगल निकालना पड़ेगा, या बोल सकते हैं उस टेंजेंट से जो परपेंडिकुलर आप बनाओगे ना, तो वो जो परपेंडिकुलर होगी दैट विल बी शोइंग यू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ऐसा ना होता तो क्या होता, सपोज अगर ऐसा ना होता और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होती, है ना, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट तो परपेंडिकुलर होता और एक आपका टेंजेंशियल होता या सरफेस के अलॉन्ग होता, तो हमेशा चार्ज जो सरफेस पे है ना, तो उस
चार्ज पर हमेशा एक फोर्स लग रही होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, फोर्स लगाती है। मैंने आपको बताया था ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक कॉन्सेप्ट है कि चार्ज है तो फील्ड है, और अगर फील्ड है तो फोर्स है। दैट मीन्स यहाँ पर जिस तरह की फील्ड लग रही है ना, जिस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रही है, तो वो इस चार्ज पे एक फोर्स लगाती जो कि सरफेस पर चार्ज को मूव करा था। तो हमेशा एक सरफेस पे करंट होता है। आपके सोचो कैसा लगता है कि कंडक्टर के पे आपने हाथ लगाया, चार्ज कंडक्टर पे, आपको करंट लग गया, क्योंकि वो कंडक्टर पे जो चार्ज है वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा होता नहीं है। दैट मीन्स आपकी जो प्रॉपर्टी है ना, ये कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंडक्टर से 90 डिग्री का एंगल बना के निकलती है। सो ये चीज भी समवॉट इंपॉर्टेंट है, बट नॉट एज इंपॉर्टेंट एज दीज फर्स्ट 2 पॉइंट्स। ओके, दैट मीन्स हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड on surface is perpendicular to the surface। मैं थोड़ी यहाँ शॉर्ट नोटेशन यूज कर देता हूँ टाइम बचाने के लिए। दिस स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इटसेल्फ। ओके, सो ये आपकी 3 प्रॉपर्टीज हो गई हैं। आगे पढ़ते हैं। सो दोस्तों, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टर, ड्यू टू अ चार्ज कंडक्टर एट एनी पॉइंट पी। बहुत ही जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन है जो आगे आपके काम आ सकता है। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। ये आपका एक जनरल सा कंडक्टर है ना। जनरल इसलिए इसलिए की कोई स्पेसिफिक शेप नहीं बनाई है मैंने। और ये कंडक्टर आपका पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है। आपको क्या करना है, इसके कारण किसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं हम लोग, गॉस थ्योरम को कॉल करते हैं। गॉस थ्योरम हमसे क्या कहती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कंसीडर अ गॉसियन सरफेस, ठीक है। गॉसियन सरफेस की 2 प्रॉपर्टीज होती हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल गॉसियन सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है ना, दैट इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। या कह सकते हैं कि गॉसियन सरफेस का जो एरिया होता है ना, सरफेस एरिया, दैट इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई जो मैंने बोली, तो आप मेरे गॉस थ्योरम का एक बार लेक्चर देख लेना, ध्यान से समझ लेना। उसमें मैंने एक एक चीज को इन डेप्थ कवर किया है। सो यहाँ पर हम लोग गॉस थ्योरम को अप्लाई करते हैं और हम अपना सरफेस बनाते हैं। लेट दिस सरफेस बी ds। इसी की तरह एक सरफेस ds इसके अंदर, और इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये एक सिलेंडर बन गया, ठीक है। और हमने क्या बोला था कि सिंस ये गॉस सरफेस है या गॉसियन सरफेस है, तो इसकी 2 प्रॉपर्टी होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू द एरिया, या इसको दूसरे शब्दों में हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी पैरेलल टू एरिया वेक्टर। और दूसरा क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कांस्टेंट। ये 2 प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी गॉसियन सरफेस की। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट कब होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किस पे डिपेंड करता है, 1/4πε0 Q/r। एक चार्ज पे डिपेंड करता है, एक डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो चार्ज जो इसके बीच में इंक्लोज हो रखा है वो भी कांस्टेंट है, और इससे डिस्टेंस भी इन पॉइंट का कांस्टेंट ही है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा हमने एक पोर्शन कंसिडर किया है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा ये गॉसियन सरफेस की जो रिक्वायरमेंट है उस पर ये खरा उतर रहा है, इसलिए हमारा गॉसियन सरफेस है। अब इसकी वजह से हम लोग क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हम क्या करते हैं, जब भी हम गॉस थ्योरम लगाते हैं तो हम लोग फ्लक्स के 2 स्टेटमेंट लिखते हैं। पहला जो स्टेटमेंट होता है फ्लक्स का, दैट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब होता है जो फ्लक्स है आपकी किसी भी सरफेस से जो आ रही है ना, दैट इज इक्वल टू द जो भी चार्ज इंक्लोज कर रखा है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पर हम स्मॉल फ्लक्स देख रहे हैं तो हमारा चार्ज भी एलिमेंट्री होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सो दिस स्मॉल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एनी गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज क्लोज बाय दैट गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो आपकी गॉस थ्योरम ही हो गई। गॉस थ्योरम यही कहती है कि चार्ज इंक्लोज्ड को 1/एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दैट गॉसियन सरफेस। दूसरा क्या होता है, फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है, फ्लक्स की डेफिनेशन होती है आपकी डी फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ds। ये आपकी डेफिनेशन होती है। और सिंस ये गॉसियन सरफेस है तो आपको मैंने बोला था ना, E इज पैरेलल टू ds, दैट मींस थीटा की वैल्यू 0 हो गई और cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई आपकी 1 हो गई है ना। तो इसको आप खोलोगे तो ये आपका EDS आएगा, ठीक है। डी फाई की वैल्यू आ गई आपकी EDS। अगर आपको यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन आ रही है ना, दैट मींस आपका गॉस थ्योरम क्लियर नहीं है। आप प्लीज मेरा वो लेक्चर देख लेना अगर आपको बिल्कुल भी हल्का सा भी डाउट है। सो पहली इक्वेशन को और दूसरी इक्वेशन को हम लोग इक्वेट कर लेते हैं, क्योंकि इधर का LHS तो बराबर ही है, डी फाई RHS भी बराबर होगा। तो डी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मैं इंक्लोज नहीं लिख रहा हूँ, फालतू में इसको लिखना कम्बरसम हो जाएगा।
तो डी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी आपकी डी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी एस। ठीक है, डी एस यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अब आपकी डी क्यू की वैल्यू क्या है, अगर हम मान लें कि इस जो कंडक्टर है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है ना, इसके सरफेस पे तो चार्ज फैला हुआ है, तो यहाँ पे लीनियर चार्ज या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी तो आएगी नहीं, आएगी आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अगर ये सिग्मा है और ये स्मॉल एरिया ds है, जैसा कि हमने पूरे उसमें कंसीडर किया हुआ है, तो आपका dq का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सिग्मा टाइम्स ds हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर dq की वैल्यू उठा के सिग्मा ds यहाँ पे रख दो, तो E इज इक्वल्स टू सिग्मा ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट ds से ds कट गया। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट P पे एक चार्ज्ड कंडक्टर के रिस्पेक्ट में होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ पर आप ये चीज देखना कि यहाँ पर इसकी डिपेंडेंस इलेक्ट्रिक फील्ड की आर पर नहीं है। सो कई सारे ऐसे एक्सप्रेशंस आते हैं जहां पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, या इज नॉट एट ऑल प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब आर की प्रोपोर्शनल होती नहीं है, फॉर्मूले में आर नहीं आता है। सो आपको इस तरह के फॉर्मूले पे स्पेशल ध्यान देना है, आपको डिपेंडेंस पता होनी चाहिए कि किस केस में आपकी डिपेंडेंस कैसी है, पोटेंशियल केस में आर पे डिपेंडेंस कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में आर पे डिपेंडेंस कैसी है, ठीक है, या इसके केस में आर पे डिपेंडेंस कैसी है। तो इस चीज को आपको अपने दिमाग में रखना है। सो इसके साथ ही हमारा वो सेक्शन पूरा होता है जहां पर हम ये देख रहे थे कि कंडक्टर को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कंडक्टर कैसे बिहेव करता है। अब हम ये जानेंगे कि किसी भी इंसुलेटर को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो तो इंसुलेटर कैसे बिहेव करता है, और ये चीज तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैपेसिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो प्लीज बने रहिए आप मेरे साथ।